नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य इतिहास विषय से राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। आज हम बात करेंगे रजिया सुल्ताना पर। हम सभी जानते हैं रजिया सुल्ताना भारत के मुस्लिम इतिहास में पहली महिला शासिका थी। और अब इनके शासिका बनने के पीछे की कहानी पर यदि हम बात करें तो क्या रहा। जब इल्तुतमिश ग्वालियर विजय करके जब इल्तुतमिश ग्वालियर विजय के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी राजधानी और शासन कार्यों का जो भार है वो अपनी पुत्री रजिया को दिया। और जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि रजिया ने बहुत अच्छे से प्रशासन को संचालित किया था। इस कारण इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद जो मुद्राएं जारी की, उन मुद्राओं पर रजिया सुल्ताना का नाम लिखवाया। और उस समय मुद्राओं पर नाम लिखवाने का मतलब था कि जो रजिया इल्तुतमिश के बाद शासिका बनेगी। इल्तुतमिश ने ये इसलिए किया क्योंकि उनका जो सबसे योग्य जो पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु बंगाल अभियान के दौरान हो चुकी थी। तो रजिया को जब अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो इसके लिए इल्तुतमिश ने ईरानी परंपराओं को अपनाया था, जो वंशानुगत उत्तराधिकार को मान्यता देती है। तो इस बात का विरोध किया गया इल्तुतमिश के अमीरों के द्वारा कि भाई आप रजिया को अपना उत्तराधिकारी क्यों बना रहे हैं। तब इल्तुतमिश ने अपना अमीरों से कहा कि मेरे बाकी जो पुत्र हैं सभी भोग विलास में डूबे हुए हैं, और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद ये जो बात है सिद्ध हो जाएगी कि मेरी सबसे योग्य जो उत्तराधिकारी है वो रजिया ही है। और इस प्रकार से जो रजिया इस प्रकार से इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बन जाती है। लेकिन जो तुर्क अमीर थे, उन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया को सुल्तान नहीं बनाया। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब किसी शासक के आदेशों को उलट दिया गया हो। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है हमें मध्यकाल में बहुत मिलते हैं। जैसे महाराणा प्रताप भी उदय सिंह की पसंद नहीं थे और उदय सिंह ने अपने दूसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और बाद में इस निर्णय को उनके अमीरों ने पलट दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ भी जो इल्तुतमिश का जो निर्णय है, इल्तुतमिश का निर्णय पलट दिया गया और रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया गया। और रुकनुद्दीन फिरोज जो एक अयोग्य व्यक्ति था, और इसके समय हम देखते हैं कि सारी राजकाज की जो व्यवस्था है इनकी माँ शाह तुर्कान के द्वारा संभाली जाती थी। और शाह तुर्कान जो है एक अति महत्वाकांक्षी और दुर्दांत महिला थी ये, और ये अपने अत्याचारों के लिए जानी जाती थी। और थोड़े ही समय में जो राज्य की जनता है वो इनसे परेशान हो जाती है। और इसी बात का फ़ायदा उठा करके रजिया एक दिन जब दिल्ली के लोग जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे, तो उस समय रजिया लाल वस्त्र पहन करके उनके सामने जाती है। लाल वस्त्र उन्होंने इसलिए धारण किए थे क्योंकि उस समय जो लाल वस्त्र न्याय के प्रतीक माने जाते थे। लाल वस्त्र धारण करके रजिया ने दिल्ली के लोगों से कहा कि भाई ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के निर्णय को बदल दिया गया। वो ये चाहते थे कि मैं उनकी उत्तराधिकारी बनूं, लेकिन महत्वाकांक्षी जो तुर्क अमीर थे उन्होंने उनके निर्णय को बदला है, और आप लोग मेरी सहायता कीजिए। और यदि मैं योग्य शासक नहीं साबित हूँ तो आप मेरे को सिंहासन से उतार दें या फिर राजगद्दी को पुनः ले लें। तो इस प्रकार से दिल्ली की जनता और रजिया के बीच में शासन का एक समझौता तय हुआ।
ये पहली दफ़ा था जब उत्तराधिकार के मामले में दिल्ली की जनता ने सीधा हस्तक्षेप किया था। लेकिन ये जो बात है, ये बात उस समय के जो तुर्क अमीर थे उन लोगों को ये पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ये समझते थे कि उत्तराधिकार चुनने का जो अधिकार है वो हमारा है, जबकि यहाँ दिल्ली की जनता ने सीधा हस्तक्षेप किया था। तो इस बात के कारण जैसे ही रजिया 1236 में शासिका बनती है, ये मध्यकालीन इतिहास की एक विचित्र घटना है जब कोई महिला शासिका बनती है। तो इनके शासिका बनने के बाद इनके जो अमीर थे, इनके अमीरों ने विद्रोह कर दिया और उनका साथ उनका जो वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी दे रहा था, और ये इल्तुतमिश का काफ़ी वफादार हुआ करता था। उस समय रजिया ने शासन ग्रहण किया ही था और उनकी जो सेना है उस पर भी उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी। इस कारण रजिया ने कूटनीति अपनाते हुए दिल्ली के पास यमुना नदी के किनारे एक शिविर डाला और इन्होंने कूटनीति के माध्यम से मुल्तान के गवर्नर कबीर खां और बदायूं के गवर्नर मोहम्मद सलारी को अपने पक्ष में कर लिया, और इन्होंने ये अफवाह फैला दी कि सभी बड़े अमीर व्यक्तिगत रूप से रजिया के पक्ष में हैं। तो इस अफवाह ने कार्य किया और जो भी अमीर वगैरह थे वो भागने लगे, और उन्हीं में से एक था वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी, और ये भागता हुआ मारा जाता है। तो इस प्रकार पहला जो विद्रोह था इसका रजिया ने कूटनीति से बड़ी ही सूझबूझ के साथ इसका दमन कर दिया। अब इस विद्रोह के बाद अब रजिया को लगा कि यदि ये तुर्क अधिकारी अपने पदों पर बने रहे तो मेरा आगे फिर ये विद्रोह करेंगे। तो इस उद्देश्य से उसने कई नई नियुक्तियां की, और इन नई नियुक्तियों के पीछे जो भावना थी वो ये थी कि एक तो दरबार में जो तुर्क एकाधिकार बना हुआ है उससे मुक्त हुआ जाए और गैर तुर्की लोगों को शामिल किया जाए ताकि तुर्क अधिकारियों को संतुलित किया जा सके। इस प्रकार की नीति आगे चल कर के अकबर के द्वारा भी अपनाई जाती है, जिससे वो अपने दरबार में राजपूतों को लेकर के आते हैं। और नवीन नियुक्तियों में रजिया ने मुहाजुबुद्दीन को अपना वजीर बनाया। अमीर ए आखुर का जो पद है वो जमालुद्दीन याकूत को दिया, और अमीर ए आखुर जो है ये असुसाला का प्रदान हुआ करता था, और अमीर ए हाजिब के पद पर एतगिन को नियुक्त किया, और ये जो था ये दरबार में शिष्टाचार का पालन करवाया करता था। इस प्रकार से और भी इन्होंने कई नियुक्तियां की। तो ये जो बात थी, इस बात के कारण जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग में प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। दूसरा, अमीर वर्ग की प्रतिक्रिया का जो बड़ा कारण रहा वो ये था कि रजिया ने शासिका बनने के बाद एक मर्दाना रवैया अपनाया था, और वो मर्दों के समान शिकार पे जाया करती थी, मर्दों के समान ही घोड़सवारी किया करती थी, अपना दरबार लगाया करती थी, युद्ध पर जाया करती थी, और उन्होंने अपनी जो वेशभूषा है अपनी वेशभूषा को भी उन्होंने बदल लिया था, और वो दरबार में टोपी लगा के आया करती थी जिससे कुलाह आपको लिखा हुआ मिलेगा, और कोट पहन के आया करती थी जिसे कुबा कहा जाता था, और इनकी जो उपाधि थी वो थी उम्दत उल निस्वा, जिसका अर्थ होता है महिलाओं में अनुकरणीय। अब रजिया की और यदि अपने बात करें तो एक इनकी जो नियुक्ति थी जलालुद्दीन याकूत की, ये बड़ा ही विवाद का विषय रहा है कि बहुत सारे इतिहासकार हैं जैसे इब्न बतूता, इसामी, बदायूनी, ये जो लोग हैं ये लोग इस बात को कहते हैं कि रजिया और याकूत के जो संबंध है अनैतिक संबंध थे, मतलब इनमें शारीरिक संबंध रहे थे। इस प्रकार की जो बात है इब्न बतूता, इसामी और बदायूनी कर रहे हैं, जबकि
आधुनिक काल के जो कुछ इतिहासकार हैं, बुलजले है, लेन पुल, ये इस प्रकार के किसी भी संबंध को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपनी रचना तबकाते नासिरी में याकूत और रजिया के संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं किया है। लेकिन जो रजिया की याकूत से निकटता थी, याकूत को अधिकार था कि ये कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर रजिया से मिल सकता था, और जब भी रजिया घोड़सवारी के लिए जाया करती थी, उसे घोड़े पे बिठाना और घोड़े से उतारना, ये जो कार्य था वो याकूत का था। ये रजिया के साथ शिकार पे जाया करता था। तो इस बात को लेकर के जो रूढ़िवादी जो तुर्क थे, उनमें एक प्रतिक्रिया का भाव था, और होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि रजिया बेहद सुंदर महिला थी, और जो बहुत सारे जो तुर्क हैं वो खुद रजिया से विवाह करना चाहते थे। तो इस बात को लेकर के तुर्कों ने इन पर दोषारोपण किया। अब रजिया जब शासिका बनी तो इनके सामने कई समस्याएं भी आती है, और इन्हीं समस्याओं में एक था करमातियों का विद्रोह। करमाती एक संप्रदाय था, और ये दिल्ली में इस्लाम की जगह करमातियों का शासन स्थापित करना चाहते थे। इनको नूरुद्दीन नाम के किसी व्यक्ति ने भड़काया, और इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया, और इन्होंने सोचा कि रजिया भी यहाँ है, और इन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ तुर्कों की हत्याएं की। लेकिन रजिया ने यहाँ सेना भेजकर इस विद्रोह का दमन कर दिया। ये रजिया की योग्यता का प्रमाण था। इसी प्रकार से रजिया के समय सीमांत समस्या भी आ जाती है, और हमने बात की थी इल्तुतमिश की, तो हमने देखा था उस समय भी जलालुद्दीन मंगबरनी जो इल्तुतमिश से सहायता चाहता है चंगेज़ खां के विरुद्ध, लेकिन इल्तुतमिश ने उनकी सहायता नहीं की थी। और इसी नीति को यहाँ रजिया ने भी अपनाया। जब मलिक हसन करलूम मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगता है, तो रजिया ने सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया, हालांकि इनकी आर्थिक सहायता इनके द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से रजिया ने अपनी राजधानी को मंगोल आक्रमणों से बचा लिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वापिस जो तुर्क अमीर थे उनमें एक प्रतिक्रिया हुई कि भाई जो रजिया है, रजिया को शासन से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि चालीसा के जो लोग थे, जिसका गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, चालीसा के लोग ये चाहते थे कि शासन पर कठपुतली सुल्तानी बैठे, जबकि यहाँ रजिया जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सुल्तान के समान व्यवहार करती थी। और दूसरा, जो रूढ़िवादी लोग थे, उन्हें एक महिला को सलामी देना, उनके सामने शीश झुकाना, ये जो चीज़ें थी उनको पसंद नहीं थी। और इसके कारण पुनः 1240 में जो अमीर थे, अमीर रजिया के विरुद्ध इकट्ठे हो जाते हैं। इससे पहले की यदि थोड़ी बात करें तो रजिया ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, और एक रजिया ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। और ये जो दोनों ही आक्रमण थे, इनमें रजिया को विजय प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन इसने रजिया की सेना का जो खोखलापन है वो उजागर कर दिया था। तो इस बात का लाभ उठा करके रजिया के विरुद्ध फिर जो अमीर विद्रोही हैं वो एकत्र हो जाते हैं, और सबसे पहले जो विद्रोह है वो किया जाता है मुल्तान के गवर्नर कबीर खां अयाज के द्वारा। कबीर खां अयाज ने विद्रोह किया। जब रजिया इसका दमन करने गई, इसका दमन कर दिया गया, तभी अल्तूनिया जो बठिंडा का गवर्नर था उसने भी विद्रोह कर दिया। जब ये रजिया इसके विद्रोह के दमन के लिए गई तो पीछे से जो अमीर थे उन्होंने इसके विश्वस्त जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी, और अल्तूनिया के विरुद्ध जो रजिया ने अभियान किया वो अभियान असफल रहा, और यहाँ रजिया को कैद कर लिया गया। और एतगिन, जिसे अमीर हाजिब बनाया गया था, इसने
दिल्ली में रजिया की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बहराम शाह को शासक बना दिया था। लेकिन बहराम शाह के शासक बनने के बाद जो दिल्ली में पदों का वितरण किया गया, इसमें अल्तूनिया पद वितरण से अल्तूनिया जो है वो नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसको मनवांछित पद प्राप्त नहीं होता है। और इसकी नाराज़गी का लाभ उठा करके रजिया ने बाजी को पलटने का प्रयास किया और अल्तूनिया से विवाह का निवेदन किया और अल्तूनिया ने रजिया से निकाह कर लिया। और इस निकाह के बाद हम देखते हैं कि रजिया और अल्तूनिया दोनों की संयुक्त सेना जो है वो दिल्ली पर बहराम शाह पर आक्रमण करती है। लेकिन दोनों की जो संयुक्त सेना है राजकीय सेना से पराजित होती है और पराजित होकर के जब ये लौटते हैं तो कैथल हरियाणा के पास एक स्थान है, वहाँ रजिया और अल्तूनिया अपनी सेना से थोड़े दूर आराम कर रहे थे। उस समय स्थानीय जो डाकू हैं उन्होंने लूट के उद्देश्य से इन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें रजिया और अल्तूनिया मारे जाते हैं। और ये घटना है दिसंबर 1240 की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मध्यकाल की महिला शासिका थी रजिया, उसका पतन हो गया। अब बहुत सारे इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि रजिया का जो पतन है वो इस कारण हुआ क्योंकि रजिया महिला थी। लेकिन इस बात पर यदि हम गौर करें तो आप देखेंगे कि जो रजिया है, रजिया ने मर्दाना रवैया अपना लिया था, अपनी सैन्य योग्यता का भी उसने परिचय दिया था, तुर्क अधिकारियों को भी उसने नियंत्रित किया था। तो ये जो दोष है ये दोष सतही लगता है। भाई ऊपरी तौर पर यदि हम सोचें तो हम इस बात को मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो रजिया के पतन के पीछे जो कारण है वो तुर्क अधिकारियों की महत्वाकांक्षा और उनका रूढ़िवादी नज़रिया था, जिसके कारण रजिया का पतन हो जाता है। धन्यवाद।